हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप क्वेश्चंस। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज। फर्स्ट ऑप्शन है बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, दूसरा है बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, थर्ड है बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, या नन ऑफ दी अबव। इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 4 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, जो कि डिफाइन करता है पार्टनरशिप को एज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सेक्शन 4 में बताया गया है कि पार्टनरशिप दो या दो से अधिक लोगों के बीच का रिलेशनशिप है जो कि अग्री करते हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस को चलाने के लिए। ये बिजनेस या तो सारे पार्टनर्स के द्वारा कैरी ऑन किया जाएगा या फिर किसी एक पार्टनर के थ्रू कैरी ऑन किया जाएगा ऑन एवरीवन एल्सेस बिहाफ। यानी जो बिजनेस है या तो सभी पार्टनर्स उसको कैरी ऑन करते हैं, सभी पार्टनर्स पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर कोई एक पार्टिसिपेट करता है बाकी सबके बिहाफ पर। यानी अगर कोई एक पार्टनर कोई काम करता है तो बाकी सब पार्टनर्स भी उसके लिए बाइंड हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनर। कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं पार्टनरशिप के। पहला है 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों का होना ज़रूरी है। मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 50 लोग पार्टनरशिप में हो सकते हैं। दूसरा है अग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आता है। ये अग्रीमेंट या तो ओरल हो सकती है या तो राइटिंग में हो सकती है, जैसा भी पार्टनर्स चाहें। इस अग्रीमेंट में सभी पार्टनर्स की जो राइट्स होते हैं और जो ड्यूटीज होती हैं वो सभी मेंशन्ड होती हैं। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। जो पार्टनरशिप फॉर्म की जा रही है उसका पर्पस होना चाहिए किसी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, और जो मोटिव होना चाहिए मेन वो होना चाहिए प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्लस जो बिजनेस है वो लीगल होना चाहिए। अगर किसी इल्लीगल बिजनेस के लिए या किसी इल्लीगल वर्क के लिए कुछ लोग पार्टनरशिप करते हैं, साथ में आते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। पार्टनरशिप हमेशा लीगल वर्क के लिए, लीगल बिजनेस के लिए होती है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा वो सभी पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा। ये किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में होगा, जो कि जो अग्रीमेंट होता है उसमें मेंशन होता है कि किस रेशियो में जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। जो पार्टनर्स हैं वो प्रिंसिपल भी हैं और एक दूसरे के लिए एजेंट का भी काम करते हैं। एजेंट इसलिए कहा गया क्योंकि किसी एक भी पार्टनर का अगर कोई वर्क है तो वो बाकी सभी पार्टनर्स को बाइंड करता है। अगर कोई एक पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ किसी अग्रीमेंट में आता है तो बाकी सारे पार्टनर्स भी वो भी उसमें बाइंड होते हैं, यानी वो भी उसका एक हिस्सा होते हैं। प्रिंसिपल इसलिए क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर बाकी पार्टनर्स के एक्ट की वजह से भी बाइंड हो जाता है टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो बिजनेस है वो या तो सभी पार्टनर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या फिर कोई एक पार्टनर बाकी सभी के बिहाफ पर पार्टिसिपेट करता है। तो वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। किसी एक पार्टनर ने भी अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ किसी अग्रीमेंट में एंटर किया है तो बाकी सारे पार्टनर्स उस अग्रीमेंट के लिए लायबल होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
पहला है अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। दूसरा है अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। थर्ड है अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेम एज ऑफ अडल्ट पार्टनर, या नन ऑफ द अबव। माइनर पार्टनर के बारे में हम जान लेते हैं। तो किसी भी माइनर को पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर एडमिट किया जा सकता है, लेकिन तभी जब सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इसका अप्रूवल दे दें। यानी जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर वो किसी माइनर को अप्रूव करते हैं टू बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, तो एक माइनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जा सकता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि माइनर को एडमिट करने से पहले फर्म का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। कोई भी माइनर कोई न्यू पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता, बल्कि किसी एग्जिस्टिंग फर्म को वो ज्वाइन कर सकता है। और जो माइनर होता है वो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, पार्टनरशिप फर्म की बेनिफिट्स के लिए उसको एडमिट किया जाता है, और सिर्फ माइनर्स के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं फॉर्म की जा सकती। इसके अलावा कोई भी माइनर फर्म की प्रॉपर्टी और अर्निंग्स में अपने शेयर को क्लेम कर सकता है, और जो अकाउंट्स हैं उनको एक्सेस करना, इंस्पेक्ट करना, ये सब कुछ का उसको राइट है। कोई भी माइनर किसी भी थर्ड पार्टी के लिए फर्म्स के डेट के लिए डायरेक्टली लायबल नहीं होता है। यानी कि उसकी लायबिलिटी सिर्फ पार्टनरशिप के जो एसेट्स हैं उतने ही तक लिमिटेड है या सीमित है। अगर पार्टनरशिप फर्म डेट को पे ऑफ नहीं कर पाती है, तो माइनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, और कभी भी माइनर बिजनेस ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास लीगल पावर नहीं है कंपनी को बाइंड करने की। और कोई भी माइनर किसी पार्टनर को सू नहीं कर सकता अगर उसकी प्रॉपर्टी या प्रॉफिट का कोई शेयर का पेमेंट नहीं किया गया है तो। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, मेजॉरिटी रीच होने पर, यानी मेजर हो जाने के 6 महीने के अंदर अंदर जो पार्टनर है उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि वो फर्म में पार्टनर बने रहना चाहता है या नहीं। इस डिसीज़न का उसको पब्लिक नोटिस देना होता है। लेकिन अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है और साइलेंट रहता है इस बात पर, तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि वो पार्टनर बने रहना चाहता है और उसको फर्म में पार्टनर बनाए रखा जाएगा, और उसी दिन से जो उसकी लायबिलिटीज़ होंगी वो भी अनलिमिटेड हो जाएंगी, और बाकी जो चीज़ें या जो राइट्स थे जो एज अ माइनर उसको नहीं मिल रहे थे वो सब उसको मिलने लग जाएंगे। तो वापस से हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला है अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, ये गलत है। दूसरा है अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज आर सेम एज ऑफ अडल्ट पार्टनर, ये ऑप्शन गलत है, और नन ऑफ द अबव भी यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा कि एक माइनर को सिर्फ फर्म के बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज 50, 100, 200 या नो लिमिट। सबसे पहले एलएलपी के बारे में जान लेते हैं। एलएलपी का फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एग्जिस्टेंस में आई है बाय द एक्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जो कि एलएलपीज के फॉर्मेशन और रेगुलेशन के लिए लॉ बनाता है। इसकी एक डेफिनेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। यानी एलएलपी का मतलब है पार्टनरशिप जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर में फॉर्म की गई हो और रजिस्टर्ड की गई हो। इसके बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। पहला है एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि इस एक्ट के अंदर बनाई गई है। दूसरा, ये एक लीगल एंटिटी है सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। थर्ड है इट शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि कोई भी पार्टनर आए या चला जाए, जो एलएलपी है ये कंटिन्यू करती रहेगी। नेक्स्ट है एनी चेंज इन पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी।
अगर पार्टनर्स में कोई भी चेंज होता है तो वो जो फर्म है एलएलपी उसकी एग्जिस्टेंस या राइट्स या लायबिलिटीज़ को चेंज नहीं करती है। यानी जो एक कंपनी के फीचर्स हैं वो आपको एलएलपी में देखने को मिलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एलएलपीज पर अप्लाई नहीं होता है। कुछ डिफरेंस देख लेते हैं ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में। पहला है एप्लीकेबल लॉ। तो ऑर्डिनरली जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ये अप्लाई होता है पार्टनरशिप फर्म्स पे, जबकि एलएलपी पर अप्लाई होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, जबकि एलएलपीज का रजिस्ट्रार जो होते हैं कंपनीज के उनके पास रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। नेक्स्ट है क्रिएशन। पार्टनरशिप अग्रीमेंट के थ्रू क्रिएट की जाती है, जबकि एलएलपी इज क्रिएटेड बाय लॉ। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर्स हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, जबकि एलएलपीज में मिनिमम 2 पार्टनर्स हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। लास्ट है लायबिलिटी। तो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि एलएलपीज में लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। एक पार्टनर ने एलएलपी में कितना कंट्रीब्यूशन किया है उतने ही एक्सटेंट तक उसकी लायबिलिटी होती है। तो वापस हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन था मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी इज, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, नो लिमिट। 50 मैक्सिमम होती है पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, जबकि एलएलपी में मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। स्टेटमेंट 2 दिया है इट इज डिजायरेबल टू हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स। यानी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप को कहा गया है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें टर्म्स लिखे होते हैं अग्रीमेंट के। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये जो अग्रीमेंट है ये रिटन होना चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर पार्टनर्स के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको दूर किया जा सके। 4 ऑप्शन है हमारे, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट और फोर्थ ऑप्शन है ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आती है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। ये अग्रीमेंट रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है, बट जनरली ये कहा जाता है कि रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कंपल्सरीली नहीं कहा गया है कि रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लेकिन प्रेफरेबल है कि रिटन हो। तो जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं इसे हम पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इस डीड की? पहला है ये राइट्स, ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ जो पार्टनर्स की हैं उनको रेगुलेट करता है। किसकी क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ हैं, ये इस डीड में डिफाइन होती हैं। दूसरा है अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए या उसको दूर करने के लिए ये डीड हेल्प करती है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में तो डीड को रेफर करके उस डिस्प्यूट को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा इस डीड में बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ कंटेंट होते हैं जैसे कि फर्म का नेम एड्रेस, पार्टनर्स का नेम एड्रेस, अमाउंट ऑफ कैपिटल जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सैलरी क्या होगी, हेड ऑफिस कहाँ है, डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें इस डीड में मेंशन होती हैं। तो वापस हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट था आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीमेंट के मेंशन होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है कि ये डिज़ायरेबल है कि जो
डॉक्यूमेंट है ये रिटन हो, ताकि अगर कोई डिस्प्यूट हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो पार्टनर्स के बीच में तो उसको दूर किया जा सके या अवॉइड किया जा सके। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू डिवाइड द प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स द न्यू अकाउंट ओपनड इज। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए कौन से अकाउंट को ओपन किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या ऑल ऑफ दी अबव। पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे, यानी जैसे एक सोल प्रोप्राइटर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाता है, उसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म्स भी ट्रेडिंग पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करती हैं। बस फर्क ये है कि पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट होता है ये पार्टनर्स में डिवाइड किया जाता है, और इसको डिवाइड करने के लिए जो पीएल अकाउंट का प्रॉफिट आता है उसको एक नए अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के बाद पार्टनर्स से रिलेटेड जो एंट्रीज होंगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब कुछ पीएल एप्रोप्रिएशन में पास किया जाएगा। यहाँ देखिए एक स्पेसिमन है इसका। क्रेडिट में देखिए प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया गया है पीएल अकाउंट से बाय पीएल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, दो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट किया गया। इसके बाद सैलरी टू पार्टनर, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व अकाउंट, फिर प्रॉफिट ट्रांसफर टू द कैपिटल या करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ये आपका स्पेसिमन है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पार्टनर्स को जो ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। यानी ये चीज़ें जो प्रोवाइड की जा रही हैं ये एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, ना कि चार्ज। यानी तभी प्रोवाइड किए जाएंगे जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो। तो वापस हम अपने क्वेश्चन पर आए। तो क्वेश्चन था कि प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए एक नया अकाउंट ओपन किया जाता है, वो कौन सा अकाउंट है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ के रीवैल्यूएशन पर क्या नेट गेन या लॉस हुआ, इसको जानने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर ए एट द रेट 10% पर एनम for the year ended 31st March 2021 if he withdrew rupees 5,000 per month at the end of every month। चार ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। अगर रेट 10% पर एनम है, जो मिस्टर ए हैं वो 5,000 पर मंथ विड्रू करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। ये आपका फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए। अब कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं अगर मंथली ड्राइंग की जा रही हो। पहली सिचुएशन है, अगर बिगिनिंग में अगर आपसे कहता है कि ड्राइंग्स हर महीने की पहली तारीख को या बिगिनिंग में की जा रही है, तो एवरेज पीरियड इसके लिए हम निकालेंगे। एवरेज पीरियड, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो अगर हम बिगनिंग की बात करें तो मान लीजिए जनवरी है, जनवरी टू दिसंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मान लीजिए जनवरी की अगर फर्स्ट डे को ड्राइंग की गई है तो कितना टाइम बच रहा है? 12 मंथ्स। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग यानी दिसंबर की अगर हम पहली तारीख को निकाल रहे हैं पैसा तो कितना मंथ बच रहा है? दिसंबर का 1 महीना। जनवरी में अगर हम निकाल रहे हैं पहली तारीख को तो अभी पूरे 12 महीने बचे हुए हैं, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 हो गया।
इसमें हम प्लस करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो दिसंबर की 1 तारीख को अगर पैसा निकाला गया तो 1 महीना बच रहा है, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 1, ऐड करेंगे तो ये होगा 13/2, जो कि आपका आएगा 6.5 मंथ्स। इसी तरीके से अगर एंड में निकाला जा रहा है तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर हम एंड की बात करें, एंड ऑफ द मंथ, तो अगर जनवरी के एंड में यानी 31 जनवरी को अगर पैसा निकाला जा रहा है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो गया आपका 11 मंथ्स, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग यानी 31 दिसंबर को अगर निकाला गया तो कितना हुआ 0, यानी ये हो जाएगा 11/2 आपका 5.5 मंथ्स। अगर मिडिल में निकाला जा रहा है तो 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 5000 पर मंथ ड्राइंग्स की जा रही है एट द एंड, और 10% पर एनम रेट है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 5000 पर मंथ है तो 12 महीने के लिए कितना हो जाएगा, ये 5000 इंटू 12 यानी 60,000। फॉर्मूला हमने क्या देखा, ड्राइंग्स अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10/100 इनटू मंथ अपॉन 12। तो एंड ऑफ द मंथ में निकाला जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया 11 हो गया, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 अपॉन 2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5.5 मंथ्स। यहाँ पे आप लिख देंगे 5.5 मंथ्स, तो 5.5 अपॉन 12, इसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 5 सा 60, तो ये आपका आ जाएगा 2750। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ₹2750। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। पहला है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस, दूसरा है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा है फ्यूचर कंपटीशन, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। गुडविल का मतलब है गुड नेम या रेपुटेशन ऑफ द फर्म, यानी अगर कोई कस्टमर किसी गुड को परचेज करने के लिए आता है और वो सेटिस्फाइड होता है तो फर्दर वो बार बार उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आएगा। इस तरीके से जो फर्म की वैल्यू है या रेपुटेशन है वो बनती है, जिसका बेनिफिट उसको आने वाले टाइम में मिलता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। अगर जो फर्म है वो किसी अच्छी लोकेशन पर है, कोई प्रोमिनेंट या कन्वीनियंट प्लेस पर है, तो उसकी वजह से फर्म को बेनिफिट मिलता है और उसकी गुडविल बढ़ती है। दूसरा है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है अगर वो एफिशिएंट है, कॉम्पिटेंट है, तो जो फर्म की गुडविल है वो इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंपटीशन। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है कंपटीशन बढ़ता रहता है, तो अगर कंपटीशन में कोई फर्म अपने आप को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाती है, अपने आप को कंपटीशन में आगे नहीं रख पाती है, तो गुडविल उसकी इफेक्ट होगी, गुडविल कम हो सकती है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे रिस्क इन्वॉल्व्ड। अगर किसी बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है तो जो उसकी वैल्यू ऑफ गुडविल है वो क्या होती है, कम हो जाती है। इसके अलावा प्रॉफिट्स हैं। अगर किसी फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूअसली तो जो उसकी गुडविल है वो भी बढ़ती है। अगर नहीं कर रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो जो फर्म की गुडविल है वो भी डाउन हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी की गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं तो उसकी गुडविल, उस फर्म की गुडविल अच्छी होती है। अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है प्रोडक्ट की जिसकी वजह से उस फर्म की पॉपुलैरिटी है तो उसकी गुडविल फर्दर बहुत अच्छी रहती है। तो ये तीनों ही फैक्टर्स जो गुडविल है उसकी वैल्यू का अफेक्ट करते हैं।
तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बी और सी फर्म में पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3 का। इन्होंने डी को एज अ पार्टनर एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, जिसको इसने 3:4 के रेशियो में बी और सी से लिया है। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। देख लेते हैं। बी और सी पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। डी को एडमिट किया गया है 1/4 शेयर के लिए। इस 1/4 को वो बी से एक्वायर करता है 3/7 के रेशियो में और सी से एक्वायर करता है 4/7 के रेशियो में, और हमको एनपीआर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट अक्वायर्ड बाय डी फ्रॉम बी। बी से डी ने कितना लिया है, तो डी आया है 1/4 शेयर के लिए, जिसमें उसने 3/7 पार्ट लिया है बी से। तो यहाँ हम करेंगे इंटू 3/7, ये हो जाएगा आपका 3/28। सेम इसी तरीके से हम फ्रॉम सी निकालेंगे। सी से कितना लिया है, 1/4/28। तो अब रिमेनिंग शेयर ऑफ बी कितना हो गया, 4/7 माइनस 3/28। ऑलरेडी जो शेयर था इन लोगों का वो 4:3 का था, तो 4/7 में से जितना उसने डी को दिया 3/28, इसे हम माइनस करेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 28, ये आपका हो जाएगा 16 - 3 यानी 13/28। सेम इसी तरीके से हम सी का निकालेंगे। सी का शेयर है 3/7, उसने दिया 4/28, यहाँ हम एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा आपका 12 - 4 8/28। डी का शेयर है 1/4, तो रेशियो क्या यहाँ पर बन रहा है आपका 13/28 = 8/28 = 1/4। तो एलसीएम यहाँ पे पहले हम इक्वल करेंगे, तो 28 को हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ आपका 13 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 4 7 28। तो यहाँ हमारा रेशियो जो न्यू बन रहा है वो है 13:8:7। ये हमारा हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, 13:8:7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर इज अलाउड एट 5% पर एनम, 4% पर एनम, 6% पर एनम या 3% पर एनम। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, तो 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाएंगी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ अ पार्टनर। पहला है, पार्टनर हैज़ नो राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। दूसरा है, पार्टनर कैन नॉट बी इंडेमनिफाइड इफ ही अकर्स एक्सपेंसेस और मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। थर्ड है, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। और फोर्थ है, पार्टनर्स हैज़ नो राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें हमें बताना है कि पार्टनर का कौन सा राइट है। तो देखिए, पार्टनर हैज़ नो राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये गलत लिखा है, क्योंकि ये पार्टनर का राइट है कि वो किसी भी नए पार्टनर की एंट्री को डिसअलाउ कर सकता है, ये राइट उसके पास है। दूसरा है, पार्टनर कैन नॉट बी इंडेमनिफाइड इफ ही अकर्स एक्सपेंसेस और मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ये भी गलत है। अगर पार्टनर फर्म के बिहाफ पर कोई एक्सपेंस करता है या पेमेंट करता है तो उसके लिए उसको इंडेमनीफाई किया जाता है।
थर्ड है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। ये बिल्कुल सही बात है। किसी भी जितने भी पार्टनर्स हैं उनका ये राइट है कि पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड मैटर्स में उनसे कंसल्ट किया जाए। और लास्ट भी गलत दिया हुआ है, जो पार्टनर्स हैं उनके पास पूरा राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। पार्टनरशिप से रिलेटेड ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आने वाले और भी पार्ट्स में हम पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।